भोर की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। जंगल के चारों तरफ मौजूद पुराने पेड़ों के बीच में एक सीलन भरी धुंधली धुंध बंगले की खिड़की से अंदर झांक रही थी। पिछली रात की उस भयानक आंधी बारिश के बाद कुदरत अब एकदम शांत थी, लेकिन बंगले के अंदर मौजूद लोगों के मन में अब भी एक जबरदस्त तूफान चल रहा था। खाने के कमरे के बीच में रखे एक पुराने धूल भरे लैंप की धुंधली पीली रोशनी के नीचे समीर एक नक्शा खोलकर बैठा था। उसके कुत्ते के काटे हुए बाएं हाथ पर श्रीमती मैरी डिसूजा ने कसकर पट्टी बांध दी थी। जख्म के अंदर से बीच बीच में बिजली के झटके जैसा एक दर्द कोहनी से कंधे तक दौड़ रहा था, लेकिन समीर का उस तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसकी नज़र नक्शे पर टिकी थी और उसकी आंखों की पुतलियों में एक तेज चालाक समझ चमक रही थी। हम इसी निशान को उन्हें गुमराह करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। समीर ने सिर उठाकर सीधे सरदार जी की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास था। सरदार जी, मैं जानता हूँ कि हम आपसे बहुत नाजायज़ मांग कर रहे हैं। इस उम्र में हम आपको एक मौत के खेल में उतार रहे हैं, लेकिन हमारी इस आखिरी योजना में आपको हमारी ढाल बनना होगा। सरदार जी ने एक पल भी नहीं सोचा। उनके खुरदुरे मजबूत चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। वे सीना तानकर सीधे खड़े हो गए। हुक्म कीजिए वकील साहब, सह अपनी जान दे देगा, लेकिन आप लोगों को पीछे हटने नहीं देगा। समीर ने एक गहरी सांस ली। उसने खाने की मेज के चारों ओर खड़े न्यायाधीश राय, परिचित और कमल को इशारे से पास बुलाया। हमारी योजना पक्की होगी। हम सुबह 10 बजे कपिल को लेकर पीछे के जंगल से उस पुरानी पगडंडी के रास्ते नदी के घाट की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन सरदार जी, आप हमारे साथ नहीं जाएंगे। आप अपना ट्रक लेकर इसी बंगले में रुकेंगे। परिचित चौंक गया। मतलब? सरदार जी अकेले यहाँ क्या करेंगे? जादू करेंगे। समीर के होठों के कोने पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। जब समीर राजवीर के यहाँ पुलिस कीचड़ पर बने ट्रक के टायरों के निशान के सहारे बंगले तक पहुँचेंगे तो वे ट्रक को देखेंगे। महोदया, आप तब सरदार जी के पैर पर कसकर पट्टी बांध देंगी। आप जब सरदार जी को एक मरीज की तरह बिस्तर पर लेटा देंगी, उनके ऊपर एक कंबल डाल देंगी। समीर ने फिर से नक्शे की ओर देखा। पुलिस जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसेगी और पूछताछ करेगी तो सरदार जी बहुत शांति से कहेंगे कि कल रात भारी बारिश में ट्रक चलाते समय उनके पैर के पुराने जख्म में भयानक संक्रमण और बुखार शुरू हो गया था। वे मेरी महोदया के बारे में जानते थे, क्योंकि महोदया पहले भी उनका इलाज कर चुकी हैं। इसलिए वे जान बचाने के लिए राजमार्ग छोड़कर अकेले ही ट्रक चलाते हुए इलाज कराने के लिए इस जंगल वाले बंगले में आए हैं। वे सबूत के तौर पर अपनी पट्टी दिखाएंगे और महोदया भी उनकी बात में हामी भरेंगी। और अगर उन्होंने हमारे बारे में पूछा तो कमल ने घबराई हुई आवाज़ में पूछा। उसके दोनों हाथ डर से कांप रहे थे। पुलिस बेवकूफ़ तो है नहीं, वे तो जान ही जाएंगे कि ट्रक में हम भी थे। यही तो हमारा प्रूफ का इक्का है। समीर ने नक्शे पर से अपनी उंगली हटाकर भारत के दक्षिण हिस्से में चेन्नई के ऊपर रखी। सरदार जी, आप इन्हें सच ही बताएंगे, बस हमारी मंजिल बदल देंगे। आप कहेंगे कि बनारस के ठीक बाहर एक स्थानीय ढाबे पर आपकी हमसे मुलाकात हुई थी। आप उन्हें हमारे हुलिये का एकदम सटीक ब्यौरा देंगे। समीर ने एक एक करके सबकी ओर उंगली उठाई। आप पुलिस को बताएंगे, एक बुजुर्ग आदमी जिनकी आंखों पर चश्मा है, एक दुबला पतला डरा हुआ लड़का और गोली लगने से घायल एक नौजवान आपसे साथ ले जाने को कहा था। आप एकदम सच्चा ब्यौरा देंगे। पुलिस के पास भी हमारे हुलिये की ठीक यही जानकारी है। जब पुलिस देखेगी कि आपका ब्यौरा उनकी जानकारी से हूबहू मिल रहा है तो वे आपकी कहानी पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेंगे। सब सांस रोके समीर की बातें सुन रहे थे। खाने के कमरे की पूरी चुप्पी में सिर्फ समीर की भारी आवाज़ गूंज रही थी। उसके बाद आप पुलिस को बताएंगे, समीर ने सरदार जी के कंधे पर हाथ रखा, कि हम उस ढाबे पर दूसरे ट्रक वालों से चेन्नई जाने का रास्ता पूछ रहे थे। आप उन्हें बताएंगे कि हम बहुत घबराए हुए थे और बार बार चेन्नई का जिक्र कर रहे थे। आप खुद बीमार पड़ जाने और दूसरी दिशा में आने की वजह से हमें अपनी गाड़ी में नहीं बैठा पाए। न्यायाधीश राय की आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठीं। उम्र के इस बोझ से झुके उस इंसान की रीढ़ की हड्डी जैसे फिर से सीधी हो गई हो। कमाल का दिमाग है तुम्हारा समीर। न्यायाधीश राय ने राहत की सांस ली। पुलिस और राजवीर के गुंडे टायरों के निशान के सहारे इतनी दूर जाकर
सोचेंगे कि वे सही जगह पहुंच गए हैं, लेकिन ट्रक में हमें ना देखकर सिर्फ बीमारी सरदार जी को देखकर वे निराश होंगे। और जब वे सुनेंगे कि हम बनारस से दक्षिण भारत की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे उत्तर के सारे रास्ते छोड़कर अपनी पूरी ताकत चेन्नई के रास्ते पर लगा देंगे। वे सरदार जी को छोड़कर दोबारा उन 50 किलोमीटर पीछे वाले ढाबे की तरफ जांच पड़ताल करने के लिए भागेंगे। और ठीक उसी मौके का फ़ायदा उठाकर हम नदी पार करके दूसरे राज्य में दाखिल हो जाएंगे। पूरा खाने का कमरा खामोश था। योजना वाकई बेमिसाल थी। टायरों के निशान मिटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यही निशान राजवीर के आदमियों के लिए एक बहुत बड़ी मृज का भ्रम बन जाएंगे। शिकारी अपने ही बिछाए जाल में खुद फंस जाएंगे। न्यायाधीश राय धीमे कदमों से आगे बढ़कर सरदार जी के सामने खड़े हो गए। 65 साल के उच्चतम न्यायाधीश के एक पूर्व न्यायाधीश, जिन्हें जिंदगी भर समाज के सबसे ऊंचे तबके में सम्मान मिला था, जिन्होंने अपनी कलम की एक नोक से लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले लिए थे, आज वे एक साधारण मेले कपड़े पहने ट्रक चालक के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए थे। सरदार जी, आपने हमें जो दिया है उसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। न्यायाधीश राय का गला भारी हो गया था। उनके चश्मे के शीशे के पीछे आंखों के कोनों में आंसू चमक रहे थे। आप अपना ट्रक अपनी जान खतरे में डालकर हमारे लिए जो ढाल बन रहे हैं, पुलिस शायद उसके लिए आपके साथ मारपीट करेगी, अमानवीय पूछताछ करेगी। यह समाज आपके इस बलिदान को कभी याद नहीं रखेगा। समाज सिर्फ सत्ता का घमंड याद रखता है, लेकिन हम कभी भी आपका यह कर्ज नहीं चुका पाएंगे। परिचित और कमल अब खुद को रोक नहीं पाए। वे आगे बढ़े। उन्होंने सरदार जी के धूल सने पैर छूकर प्रणाम किया। सरदार जी ने उन दोनों को अपने दो मजबूत मसलों के हाथों से सीने से लगा लिया। उस खुरदुरे कठोर इंसान की अपनी आंखों में भी नमी हो गई थी। अरे न्यायाधीश साहब, मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए। सरदार जी एक भीगी हुई मुस्कान के साथ हंसे। उनकी आवाज़ में एक अजीब गहरा दार्शनिक अंदाज था। मर्द की जिंदगी तो वैसे भी कोल्हू के बैल जैसी होती है साहब। पूरी जिंदगी बस पसीना बहाओ, कमाओ और परिवार का पेट पालो। किसी दिन इसी ट्रक के पहिए के नीचे कुचल कर मर गए तो सड़क के कुत्तों के सिवा कोई याद भी नहीं रखेगा। पुरुषों के आंसुओं की तो कोई कीमत ही नहीं होती। उसने तो अच्छा है कपिल जैसे एक ईमानदार और बेकसूर भाई की जान बचाने के लिए अगर पुलिस की 2-4 लाठियां खानी पड़ी, तो वो लाठी मार भी मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद होगी। आप लोग बेफिक्र होकर निकलने की तैयारी कीजिए। सह अकेला ही 100 गुंडों और पुलिस वालों को बेवकूफ़ बनाकर गलत रास्ते पर भेज देगा। पुरुषों का यह मौन भाईचारा, एक दूसरे के लिए बिना किसी शर्त के जान दांव पर लगाने का यह नज़ारा, खाने के कमरे की हवा को एक अजीब सी पवित्रता से भर रहा था। यहाँ कोई स्वार्थ नहीं था, पैसों का लालच नहीं था। तो बस जब राहत की सांस ले रहे थे और पिछले रास्ते से निकलने के लिए अपना थोड़ा बहुत सामान बांधने लगे थे, तब समीर बंगले के पीछे से कुछ मजबूत बांस और पुरानी चादरें ढूंढ कर ले आया। कपिल अब भी गहरी नींद में था। अगर उसे होश आ भी जाता तो भी वह अपने पैरों पर चलने की हालत में नहीं होता। इसलिए उसके लिए एक अस्थायी डोली बनाने में समीर जुट गया। समीर को अपने एक हाथ से रस्सी बांधने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। कुत्ते के काटने वाली जगह से फिर से थोड़ा खून रिस रहा था। ठीक उसी समय वही मानसिक रूप से अस्थिर लड़का, जो कल रात तक डर से कांप रहा था, जो किसी इंसान की आवाज़ सुनते ही कानों पर हाथ रखकर बैठ जाता था, वह बहुत शांति से समीर के पास आकर बैठ गया था। वह कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन वह बड़ी सफाई से पुरानी सूती चादरों को फाड़कर मजबूत रस्सी बना रहा था और मदद के लिए समीर के हाथ में पकड़ रहा था। समीर हैरान थोड़ा होकर अमान की आंखों में देखा। उन आंखों में कल रात वाला अंतहीन आतंक अब नहीं था। वहाँ अब एक अजीब सी ममता और एक मूक संकल्प से घर बना लिया था। अमान शायद समझ गया था कि ये लोग उसी की तरह समाज से चोट खाए हुए बेबस पुरुष हैं, जो पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। अमान की इस छोटी सी मदद की जैसे समीर की सारी थकान दूर कर दी थी। सुबह की रोशनी ने अब खाने की कमरे के पूरे अंधेरे को चीरकर
चारों ओर उजाला फैला दिया था। सुबह के 10 बजने में अब बस कुछ ही घंटे बाकी थे। क्या सरदार जी की चेन्नई भागने की यह बेमिसाल कहानी राजवीर के चालाक किराए के हत्यारों को बेवकूफ़ बना पाएगी, या फिर उनकी जरा सी पूछताछ में सरदार जी की योजना खुल जाएगी? सुबह के 10 बजने में अब बस कुछ ही मिनट बाकी थे। समीर, जस्टिस राय, परिचित और कमल कपिल को बांस के स्ट्रेचर पर उठाकर बंगले के पिछले दरवाजे से घने जंगल की उस सीलन भरी अंधेरी पगडंडी पर ओझल हो गए थे। उनके जूतों की आवाज़ जंगल के गीले पत्ते और कीचड़ पर मिट जाने के ठीक 5 मिनट बाद क्रैश बंगले के सामने का जंग लगा विशाल लोहे का गेट एक जोरदार धक्के से धड़ाम से टूटकर गिर पड़ा। कीचड़ पर फिसलती हुई इंजन की दहाड़ के साथ एक भारी 4 व्हीलर ड्राइव जीप सीधे आकर सरदार जी के ट्रक के ठीक पीछे रुकी। जीप के टायरों के निशान और ट्रक के टायरों के निशान अब एक ही बिंदु पर आकर मिल गए थे। जीप से भारी बूट पहने 4 पुलिस वाले कूदकर नीचे उतरे। उनके चेहरे पर कानून के रक्षकों वाली कोई बात नहीं थी। वहाँ सिर्फ शिकार की चरम उत्तेजना और राजवीर बंसल द्वारा किए गए कच्चे पैसों का लालच है। टीम का लीडर इंस्पेक्टर राठौर है। यह आदमी जितना भ्रष्ट है उतना ही क्रूर भी। राजवीर की करोड़ों की फंडिंग इसे जंगल तक खींच लाई। पूरे बंगले को घेर लो। राठौर ने अपनी कमर के होस्टर से सर्विस रिवॉल्वर निकालते हुए चिल्लाकर कहा, ट्रक यहाँ है, इसका मतलब चूहे इसी पिंजरे में छिपे हैं। कोई भी जिंदा वापस ना जाने पाए। डाइनिंग हॉल के अंदर तक एक अजीब सी जमी हुई खामोशी थी। मैरी डिसूजा डाइनिंग टेबल के पास एकदम स्थिर खड़ी है। उनके मजबूत दोनों हाथों में वही 12 गेज डबल बैरल शॉटगन थमी थी। उनकी आंखों में कोई डर नहीं थी, बल्कि सीमा पर युद्ध के मैदान में मौत देख चुकी एक रिटायर्ड नर्स की ठंडी कठोरता है। अपमान को उन्होंने पहले ही दूसरी मंजिल की एक खुफिया कोठरी में छिपा दिया था, और कमरे के एक कोने में एक पुराने तख्त पर मोटा कंबल ओढ़े सरदार जी लेटे हैं। उनका बायां पैर घुटने तक भारी सफ़ेद पट्टी बैंडेड से बंधा है। धड़ाम राठौर ने जोरदार लात मारकर बंगले का भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। कहाँ है सुअर के बच्चों, हाथ ऊपर उठाकर बाहर निकलो। राठौर रिवॉल्वर ताने हुए दहाड़ता हुआ अंदर घुसा। उसके पीछे बाकी 3 कांस्टेबल भी थे, लेकिन कमरे में घुसते ही उन्हें ठिठकना पड़ा। उनका आंखों के सामने कोई डरा सहमा हुआ फरार मुजरिम नहीं था, बल्कि ओवरकोट पहने एक 70 साल की वृद्धा खड़ी थी, जिसके हाथ में मौजूद शॉटगन की नली सीधे राठौर के सीने की तरफ तनी थी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तेरे दोनों घुटनों में इस 12 गेज से उड़ा दूंगी। मैरी डिसूजा की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसमें एक मिलिट्री हुक्म की साफ गूंज रही थी। मैं कैप्टन मैरी डिसूजा, रिटायर्ड मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। बिना वारंट के मेरी प्रॉपर्टी का दरवाज़ा तोड़कर घुसने का हक तुझे किसने दिया? अफसर। मिलिट्री बैकग्राउंड और उस विशाल शॉटगन को देखकर राठौर एक सेकंड के लिए थोड़ा सहम गया। इस घने जंगल में उसका सामना इतनी सख्त बुजुर्ग महिला से होगा, उसकी उसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन पैसों का लालच और प्रमोशन का नक्शा उसके डर पर हावी हो गया था। मिलिट्री का धौंस मुझे मत दिखाइए बुढ़िया। राठौर रिवॉल्वर मेरी की तरफ ताने ही रहा। उसने खिड़की के बाहर खड़े ट्रक की तरफ इशारा किया। उस ट्रक के टायरों के निशान हाईवे से सीधे आपके इस ड्राइंग रूम तक आए हैं। ट्रक वाले मुजरिम कहाँ हैं? एक गोली खाया हुआ मरीज, एक बुढ़ा और 2 जवान लड़के। उन्होंने हमारे हवाले कर दो, वरना मुजरिमों को पनाह देने के जुर्म में मैं तुम्हारा भी एनकाउंटर कर दूंगा। एनकाउंटर? मैरी ने एक हकारत भरी हंसी हंसी। तुम जैसे भ्रष्ट पुलिस वाले बॉर्डर के 1 किलोमीटर के दायरे में गए तो पैंट में पेशाब कर देंगे, और तू मुझे एनकाउंटर की धमकी दे रहा है। आंखें खोलकर देख, मेरे यहाँ कोई गोली खाया हुआ लड़का या जवान छोकरा नहीं है, सिर्फ यह एक मरीज है। मेरी ने अपनी शॉटगन की नली से सख्त पर लेटे सरदार जी की तरफ इशारा किया। राठौर तेजी से आगे बढ़ा और एक झटके में सरदार जी के ऊपर से कंबल खींचकर हटा दिया। उठ हरामजादे, कहाँ छिपाया है बाकियों को? राठौर ने सरदार जी का कॉलर पकड़ा और उन्हें जोरदार तमाचा जड़ दिया। सरदार जी का होंठ कट गया और खून बहने लगा, लेकिन इस मजबूत ट्रक ड्राइवर ने उप तक नहीं की। एक पुरुष के चुपचाप मार सहने की जो असीम क्षमता होती है, वो सरदार जी आज साबित कर रहे थे। उन्होंने दर्द से सिर्फ एक हल्की सी कराह भरी, मारपीट मत कर अफसर। मेरी ने शॉटगन थोड़ी और ऊपर उठाई। वो एक मरीज है, उसके पैर में खतरनाक इन्फेक्शन है। अगर तुझे यकीन नहीं होता तो अपनी आंखों से देख ले। मैरी ने आगे बढ़कर एक ही झटके में सरदार जी के पैर की वह मोटी पट्टी खोल दी।
थी। पट्टी खुलते ही पूरा कमरा सड़े हुए मांस की एक तेज भयंकर बदबू से भर गया। मैरी ने बड़ी होशियारी से पिछली रात कपिल के सीने से निकाला गया वह पेस्ट कुछ खून और आयोडीन मिलाकर सरदार जी के एक पुराने घाव पर लेप दिया था। इतना भीभत्स और असली लग रहा था कि सड़े हुए मवाद और खून की बदबू से राठौर और उसके साथी नाक पकड़कर 2 कदम पीछे हट गए। साला इसका तो पैर सड़कर गल रहा है, एक कांस्टेबल उल्टी रोकते हुए बोला। राठौर ने अपनी नाक पकड़ी और सरदार जी के चेहरे के पास झुका। तेरे पैर में गैंग्रीन हो या तू मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच बात बता, ट्रक में 4 और लोग थे। पुलिस कंट्रोल रूम के पास। पक्की खबर है, कहाँ है वे? सरदार जी ने अब अपना मास्टर स्ट्रोक खोला। बेदर्द से कराते हुए एक शानदार बेदाग एक्टिंग करने लगे। बाबूजी, सर मुझे और मत मारिए, सरदार जी के हाथ जोड़कर कांपती आवाज़ में कहा। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं सर, मैं तो एक मामूली ड्राइवर हूँ। कल रात बनारस के बाहर एक लोकल ढाबे पर मेरी उन लोगों से मुलाकात हुई थी। क्या हुलिया था उनका? राठौर ने आंखें सिकुड़कर पूछताछ की। सर, एक बुजुर्ग भद्र पुरुष थे, आंखों पर चश्मा था, देखकर लग रहा था कि किसी बहुत बड़े घर के हैं। और एक दुबला पतला डरा हुआ सा लड़का, और एक लंबा चौड़ा नौजवान था जिसकी गोद में एक गोली खाया हुआ एक लड़का बेहोश पड़ा था। उस लड़के के सीने में बहुत खून बह रहा था। सर, सरदार जी ने ठीक उसी हुलिये का वर्णन किया जो पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज था। राठौर ने अपने कांस्टेबल की तरफ देखा। कांस्टेबल ने तेजी से सिर हिलाया। सर, डिस्क्रिप्शन एकदम परफेक्ट मैच कर रहा है। समीर जस्टिस राय और वह कपिल ही थे। फिर क्या हुआ? वे यहाँ कैसे आए? राठौर ने फिर से सरदार जी का कॉलर पकड़ लिया। वे यहाँ नहीं आए सर, सरदार जी ने रो पड़ने का नाटक किया। वे ढाबे पर दूसरे ट्रक वालों से चेन्नई जाने का रास्ता पूछ रहे थे। वे बहुत डरे हुए थे और बार बार साउथ इंडिया भागने की बात कर रहे थे। उन्होंने मुझे भी साउथ की तरफ ट्रक मोड़ने और उन्हें लिफ्ट देने के लिए कहा था, लेकिन मेरे अपने पैर में यह जहरीला घाव, इतना बुखार था, मैंने उन्हें नहीं लिया। मैं जानता था कि इस जंगल में मैरी मैम, इसलिए मैं अपनी जान बचाने के लिए हाईवे छोड़कर इधर चला आया। वे जंगल जाने के लिए दूसरा ट्रक ढूंढ रहे थे सर। पूरा डाइनिंग हॉल शांत था। राठौर के दिमाग में पुलिस का कैलकुलेटर चलने लगा। सर, पीछे खड़े कांस्टेबल ने फुसफुसाते कहा। चेन्नई का रूट मतलब हाईवे 55 पकड़ा है, बनारस से सीधा साउथ की तरफ। इस बुड्ढे की बात में लॉजिक है। उस हालत में वे यकीनन ऐसी भागने की कोशिश करेंगे जहां हम पुलिस की पहुंच कम हो। राठौर ने सरदार जी की पट्टी की तरफ एक बार फिर देखा। इस भयानक घाव को देखकर उसने लगभग मान ही लिया कि यह ट्रक वाला झूठ नहीं बोल रहा। उलिया का एकदम सटीक वर्णन इस बात का सबूत था कि सरदार जी ने सच में उन्हें देखा था। मैरी डिसूजा ने अब अपनी आखिरी चाल चली। मेरे यहाँ कल रात से सिर्फ यही एक मरीज आया है अफसर, मैरी ने पूरे दबदबे के साथ कहा, और कोई इस जंगल में नहीं आया। और अगर कोई कातिल या गुंडा दरवाजे पर आता तो मैं इस बंदूक से उसे पहले ही खत्म कर देती। तुम लोग अपने चेन्नई के रास्ते पर जाकर मुजरिमों को ढूंढो, मेरे मरीज को परेशान मत करो। मैरी का यह दबदबा, सरदार जी का घाव और ढाबे की वह अचूक कहानी, सब ने मिलकर राठौर की आंखों के सामने ऐसा भ्रमजाल पैदा कर दिया कि उसे अब कोई शक नहीं रहा। समीर का ब्रेन गेम सफल हो गया था। शिकारी पूरी तरह से बेवकूफ़ बन चुके थे। चल, वायरलेस पर मैसेज दे, राठौर ने अपनी रिवॉल्वर हॉस्टल में डालते हुए पीछे मुड़कर कहा। हेडक्वार्टर में बता दे कि मुजरिम बनारस से साउथ इंडिया की तरफ भागे हैं। हाईवे 44 के सारे टोल नाके और चेक पोस्ट ब्लॉक करने को बोल। साले सुअर के बच्चे हमें बेवकूफ़ बनाकर दूसरी तरफ निकल गए। चल जल्दी। राठौर और उसकी टीम तेजी से बंगले से बाहर निकल गई, लेकिन जाने से पहले राठौर ने अपने एक कांस्टेबल को इशारा किया। उस कांस्टेबल ने जीप में चढ़ने से पहले एक बड़ा धारदार स्प्रिंग चाकू निकाला और सरदार जी के ट्रक के आगे वाले दोनों टायरों पर जोरदार वार किए। उस तने हुए टायर फट गए और एक तेज आवाज़ के साथ सारी हवा निकल गई, जिससे वह विशाल ट्रक एक तरफ झुककर बैठ गया ताकि यह बुड्ढा हमारी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ से ट्रक लेकर भाग ना सके। राठौर ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहा और जीप में बैठ गया। अगले ही पल इंजन दहाड़ उठा। जीप की कीचड़ पर अपने चक्के घुमाते हुए जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से तूफान की रफ्तार से हाईवे की तरफ निकल गई। अब वे उत्तर के सारे रास्ते छोड़कर चेन्नई के रूट पर पीछा करेंगे। मैरी डिसूजा ने खिड़की के कांच से जीप को जंगल के मोड़ पर गायब होते हुए देखा। फिर उन्हें बंदूक नीचे की ओर मुड़कर सरदार जी की तरफ देखा। सरदार जी बिस्तर पर उठ बैठे और अपने कटे हुए होंठ को हाथ से पोंछा। फिर उन्होंने मैरी डिसूजा की तरफ देखकर एक बेहद संतुष्ट मुस्कान दी। आप इस घने जंगल में एक
एक 70 साल की नर्स और एक आम ट्रक ड्राइवर से मिलकर ढाल बनकर एक पूरे फ्रेंच सिस्टम को बेवकूफ़ बना दिया था। समीर और उनके साथियों के भागने का रास्ता अब पूरी तरह साफ था। अब वे सच में सुरक्षित थे। राठौर जैसा एक भ्रष्ट पुलिस अफसर शायद सरदार जी की इस शानदार एक्टिंग से बेवकूफ़ बन गया, लेकिन क्या चालाक राजवीर बंसल पुलिस की इस चेन्नई भागने वाली रिपोर्ट पर सच में यकीन करेगा, या उसका शैतानी दिमाग सब झूठ के जाल को पकड़ लेगा? शहर के शोर शराबे से दूर राजवीर बंसल के इस आलीशान बंगले का बैठक सचमुच एक ठोस सोने का पिंजरा था। कमरे का तापमान एकदम सटीक 24 डिग्री पर सेट था। फर्श पर बेशकीमती फारसी कालीन बिछा था, जिस पर एकदम रखते ही लगता मानो रुई पर चल रहे हैं। दीवारों पर विदेशी पेंटिंग और छत में एक विशाल क्रिस्टल का झूमर लटक रहा था। लेकिन इतनी शाही शान शौकत और खुशबू के बीच भी कमरे की हवा बहुत भारी थी, जैसे उसमें एक दम घोंटू बनावटी भरा हो। कमरे के ठीक बीच में रखे एक महंगे इतालवी चमड़े के सोफे पर प्रिया बैठी थी। उसने एक हल्के क्रीम रंग की डिजाइनर सूती साड़ी पहन रखी थी। साड़ी इसे इस तरह पहनाई गई थी कि वह बिल्कुल एक आम तवाह लेकिन सलीकेदार गृहिणी लगे। उसका मेकअप बड़ी सावधानी से किया गया था। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, होठों के कोनों पर एक सूखी पीली रंगत, मानो उसमें महीनों से एक असहनीय मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना बीच जागकर रातें काट रही हो। प्रिया के ठीक सामने वाले सोफे पर गोद में एक लैपटॉप लिए प्रतिष्ठित बैठी थी। शर्मिष्ठा राजवीर बंसल की अपनी जनसंपर्क और नकली गैर सरकारी संगठन की प्रमुख थी। उसने गहरे रंग का एक पैंट शर्ट सूट पहन रखा था, आंखों पर पतले फ्रेम का चश्मा था और चेहरे पर एक बेहद पेशेवर भावहीन शक्ति थी। वह बहुत ठंडे दिमाग और पेशेवर अंदाज में प्रिया को सिखा रही थी कि राष्ट्रीय मीडिया और विदेशी दानदाताओं के सामने कैसे रोना है। देखो प्रिया, कल का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। कैमरे के सामने तुम्हारा भाव जरा भी नकली नहीं लगना चाहिए। शर्मिष्ठा ने लैपटॉप से नजरें उठाकर प्रिया की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में कोई भाव नहीं था, जैसे कोई थिएटर निर्देशक अपनी मुख्य अभिनेत्री को दृश्य समझा रहा हो। तुम्हें कैमरा चालू होने के पहले 30 सेकंड के अंदर टूट कर रोना होगा। तुम कहोगी, कपिल ने तुम्हारे पेट में लात मारी थी जब तुम गर्भवती थी। उसने तुम्हें एक अंधेरे कमरे में बंद करके 3 दिन तक खाना नहीं दिया था, नींद की गोलियां खिलाकर तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। ये बातें सुनकर प्रिया अचानक थोड़ी ठिठक गई। एक पल के लिए उसका दिल जैसे खाली हो गया। कपिल वो लड़का जो खुद आधा पेट खाकर प्रिया के लिए महंगे रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर लाता था, जो प्रिया के जरा से सिर दर्द पर पूरी रात जागकर उसके सिर पर हाथ फेरता रहता था, वो कपिल उसके पेट में लात मारेगा। प्रिया को साफ याद था, उसकी 5 साल की शादी से जिंदगी में कपिल ने कभी उस पर हाथ उठाना तो दूर, गुस्से में उसे फूल से भी नहीं छुआ था, बल्कि प्रिया की बात बात पर उसे उसकी कमाई को लेकर, उसकी हैसियत को लेकर हजारों बार जलील करती थी। और कपिल सिर झुकाकर वह अपमान सहता रहता था। एक ईमानदार मेहनती इंसान को इतना नीचे गिराना, उसे ऐसा राक्षस बना देना, क्या यह कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? क्या हुआ, चुप क्यों हो? शर्मिष्ठा ने झुंझुलाकर अपनी भौहें सिकोड़ी। पटकता रट लो प्रिया, कैमरे के सामने कोई फिर से लेना नहीं होगा। प्रिया थोड़ी हिचकिचाई। उसके गले में एक बेचैनी का गोला अटक रहा था। उसने पहली बार झूठ के इस पहाड़ के सामने थोड़ी आपत्ति जताने की कोशिश की, लेकिन शर्मिष्ठा दी। प्रिया ने घूंट निकल कर कहा, गर्भावस्था की बात कहने पर तो पुलिस डॉक्टरी जांच मांगेगी। मैं तो कभी गर्भवती थी ही नहीं। और 3 दिन भूखे रहने का सबूत, अगर ये सब जांच में झूठ साबित हो गया तो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही कमरे के दूसरे कोने में बने वार का काउंटर से एक भयानक आवाज आई, खटाक। राजवीर बंसल ने अपने हाथ का भारी क्रिस्टल का विस्की का गिलास जोर से काउंटर पर पटक दिया। गिलास के अंदर की बर्फ छिटक कर बिखर गई। राजवीर की आंखों में गुस्से से दहक रही थी। वह एक छलांग में बार काउंटर से निकलकर प्रिया की तरफ लपका। प्रिया कुछ समझ पाती उससे पहले राजवीर ने एक हाथ से सांप की तरह उसकी गोरी गर्दन जकड़ ली और एक जोरदार झटके से उसे सोफे से उठाकर सीधा पीछे की तरफ धकेल दिया। प्रिया दर्द और दहशत से कराह उठी। राजवीर की उंगलियां लोहे के शिकंजे की तरह उसकी सांस की नली तक कस गई थी। प्रिया का दम घुटने लगा। उसकी आंखों से बाहर निकली
आज निकल रही थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू जो मुझे जांच सिखाएगी। राजवीर की गर्दन की नसों में फूल गई थी। उसकी सांसों से महंगी स्कॉच की तीखी गंध सीधे प्रिया की नाक में घुस रही थी। डॉक्टरी रिपोर्ट मेरे खरीदे हुए डॉक्टर बनाएंगे, समझी? इस शहर का कौन सा पुलिस वाला, कौन सा डॉक्टर मेरी बात टालेगा? तू सिर्फ कल मीडिया के सामने फूट फूट कर रोएगी। तेरा काम लोगों की हमदर्दी हासिल करना है। प्रिया दोनों हाथों से राजवीर का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन राजवीर की मांसपेशियों की ताकत के आगे वह एक असहज गुड़िया जैसी थी। तू सोचती है तू कोई बहुत बड़ी हस्ती है? राजवीर प्रिया के कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाया। यह फुसफुसाहट किसी भी चीख से ज्यादा खौफनाक थी। तू एक बेका हुआ माल है प्रिया। तूने अपने पति, अपने घर संसार को पैसों के लिए मेरे पास बेच दिया। तेरे अपनी कोई राय नहीं है, तेरा कोई वजूद नहीं है। अगर मेरा दिया हुआ वो कोरा चेक हजम करना है तो पटकथा के बाहर एक शब्द भी मत बोलना, वरना कपिल आज जिस हाल में है मैं तुझे भी उसे कूड़ेदान में फेंक दूंगा। राजवीर ने झटके से प्रिया को छोड़ दिया। प्रिया फर्श पर ढेर होकर जोर जोर से खांसने लगी। उसकी गोरी गर्दन पर राजवीर की उंगलियों के लाल निशान उभर आए थे। वह हाँफते हाँफते फपक फपक कर रो पड़ी। लेकिन प्रिया का यह रोना किसी पटकथा का हिस्सा नहीं था। ये आंसू ग्लिसरीन के नहीं थे, ये आंसू थे घोर अपमान के, परम अपराधीनता के। फर्श पर बैठे हाँफते हुए प्रिया को अचानक एक भयानक सच का एहसास हुआ। वह समझ गई थी कि पैसे के लालच में, शान शौकत के अंधे मोह में उसने असल में अपना आत्मसम्मान पूरी तरह से बेच दिया है। उसने सोचा था कि कपिल को एक कसाई के हाथ सौंपकर एक झूठा घरेलू हिंसा का केस बनाकर वह रानी बनेगी। उसने सोचा था कि वह हीरे का हार और आलीशान जिंदगी उसके कदमों में होगी। लेकिन आज इस पल उसे लग रहा था कि वह इस सोने के पिंजरे में एक कैदी है, एक इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर बनकर रह गई है। कपिल कम से कम उसे एक इंसान की तरह इज्जत तो देता था। कपिल के उस छोटे सीलन भरे फ्लैट में शायद एसी नहीं था, महंगी गाड़ी नहीं थी, लेकिन वह प्रिया की बात की एक कीमत थी। और यहाँ इस करोड़पति राजवीर बंसल ने राजमहल में उसकी सांसों की भी कोई कीमत नहीं थी। वह एक खरीदे हुए गुलाम से भी बदतर थी। शर्मिष्ठा इतनी देर से यह पूरा तमाशा बिल्कुल भावहीन होकर देख रही थी। उसकी पलक तक नहीं झपकी। राजवीर वापस अपनी जाकर सिरे से गिलास में विस्की डालने लगा। इसे पानी दो शर्मिष्ठा। राजवीर ने विस्की का घूंट लेकर बहुत शांत आवाज में कहा, जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। इसका गला ठीक रखना चाहिए होना चाहिए। कल के ड्रामे में आवाज बहुत जरूरी है। एक ईमानदार इंसान को राक्षस साबित करने की यह भयानक पटकथा क्या वाकई राष्ट्रीय मीडिया में कामयाब होगी, या फिर झूठ का यह महल एक दिन ताश के घर की तरह ढह जाएगा? फर्श से उठकर प्रिया धीमे कदमों से वापस सोफे पर जाकर बैठ गई। उसके पैर अभी भी वजन नहीं उठा पा रहे थे और उसका शरीर थर थर काँप रहा था। इसी कमरे की कपकपा देने वाली ठंडी हवा के बावजूद उसके माथे से पसीना बह रहा था। गले पर बने राजवीर की सख्त उंगलियों के लाल निशान जैसे उसकी चमड़ी के पार जाकर उसके असली वजूद का एहसास दिला रहे थे। ये निशान सिर्फ जिस्मानी चोट नहीं थे, ये उसे बार बार बेरहमी से उसकी असली हैसियत याद दिला रहे थे। किस शानदार आलीशान कमरे में वही कोई रानी नहीं, बल्कि सिर्फ एक बिका हुआ माल है। शर्मिष्ठा ने एकदम भावहीनता से चेहरे से कांच के गिलास में पानी डालकर प्रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। शर्मिष्ठा की आंखों में कोई हमदर्दी नहीं थी, बस एक महंगे सामान को ठीक ठाक रखने की पेशेवर ज़रूरत थी। लेकिन प्रिया की उस पानी को पीने की भी शारीरिक या मानसिक हालत नहीं थी। उसका सीना जैसे एकदम खाली हो गया था। कमरे के बीच में शानदार फारसी कालीन पर राजवीर बंसल खड़ा था। उसके एक हाथ में महंगे क्रिस्टल का गिलास था, जिसमें आधी पी हुई सिंगल माल्ट विस्की और बर्फ के टुकड़ों से कमरे के सन्नाटे में बर्फ के पिघलने की एक महीन आवाज़ हो रही थी। राजवीर के होठों के कोने पर एक पैशाचिक विजयी मुस्कान थी। यह एक पीड़ा से आनंद लेने वाले विस्की की हंसी थी, जिसे इंसानों की जिंदगी से खेलना पसंद है। शर्मिष्ठा ने अपनी गोद में रखा नवीनतम मॉडल का आईपैड अब राजवीर की तरफ किया। आईपैड की चमकीली स्क्रीन पर एक शानदार व्यावसायिक प्रस्तुति खुला था। वहाँ अनगिनत ग्राफ ऊपर की ओर जा रहे थे। विदेशों के नक्शे पर लाल नीले बिंदु चमक रहे थे और उनके बगल में बड़ी बड़ी रकमों के डॉलर का चिन्ह जगमगा रहे थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सालाना मुनाफे का हिसाब लगाया जा रहा हो। देखो राजवीर, शर्मिष्ठा ने एक
एकदम पेशेवर तीखी आवाज़ में समझाना शुरू किया। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। विदेश के बड़े-बड़े महिला सशक्तिकरण दानदाता जो इस तरह के तीसरे विश्व युद्ध के सामाजिक मुद्दों पर आर्थिक मदद करते हैं, पिछले 6 महीनों से हमारे एनजीओ पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तुम कल जब संसद में पारिवारिक सुरक्षा विधेयक 2026 पेश करोगे, तो हमें एक ज़बरदस्त भावनात्मक आधार तैयार करनी होगी। एक ऐसी कहानी बनाना होगा जिसे देखकर उन विदेशियों को लगे कि भारत के घर-घर में औरतों का अनकहा जुल्म हो रहा है और तुम ही उनके एकमात्र रक्षक हो। शर्मिष्ठा ने आईपैड की स्क्रीन सरकाई। अगली स्लाइड पर विधेयक के कुछ बिंदु लिखे थे। यह विधेयक हमने इतनी चालाकी से मसौदा तैयार किया कि पुरुष उत्पीड़न विरोधी कोई संस्था या कोई पुरुष अधिकार कार्यकर्ता छू तक ना सके। विधेयक में साफ मोटे अक्षरों में लिखा है, पत्नी की जुबानी शिकायत की अंतिम सत्य होगी। किसी पुलिस जांच की जरूरत नहीं, किसी सबूत की जरूरत नहीं होगी। एक लड़की सिर्फ उंगली उठाएगी और फौरन गिरफ्तारी होगी। उस आदमी को सीधा हवालात के अंधेरे में ठूंस दिया जाएगा और महीनों जेल की चक्की पीसने के बाद उसका मुकदमा शुरू होगा। जमानत देते हुए जज साहब के भी हाथ कांपे। विधेयक भी धाराएं उसी तरह बनाई गईं, क्योंकि कोई भी जज अगर जमानत देता है तो मीडिया उसे फौरन नारी विरोधी और नारी दोषी का तमगा दे देगी। कोई भी जज अपना पैसा बर्बाद करके एक आम आदमी को बचाने नहीं आएगा। शर्मिष्ठा पल भर के लिए रुकी, फिर प्रिया की तरफ इशारा करके बोली, और ठीक यहीं पर प्रिया हमारा अहम चाल है। प्रिया का वह दर्दनाक नकली साक्षात्कार जब विश्व मीडिया पर प्रसारित होगा, तब दानदाता देखेंगे कि एक व्यवहारिक अधिकारी की पत्नी ने कैसे गर्भवती अवस्था में पेट पर लात खाई, तो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचेगी और उसी भावनाओं के दम पर वे दानदाता इस विधेयक को समर्थन करने के लिए हमारे एनजीओ के खाते में लाखों करोड़ों डॉलर दान करेंगे। यह पैसे कमाने का एक आदर्श जरिया है। ये बातें सुनकर प्रिया की रीढ़ में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। उसका दम घुटने लगा। वह अब तक सोच रही थी कि कपिल पर झूठे घरेलू हिंसा का मुकदमा करके वह सिर्फ अपने पति का फ्लैट, पैसा और जेवर हथिया रही है, लेकिन आज इस पल उसे इस साजिश का असली चेहरा दिखाई दिया। वह समझ पा रही थी कि यह पूरा खेल सिर्फ कपिल के खिलाफ कोई जाति दुश्मनी या बदला नहीं है। यह हजारों करोड़ों रुपए का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और सामाजिक घोटाला है। एक शरीफ बेगुनाह आदमी को कानूनी तौर पर तबाह करने का यह जो उत्तम तरीका उन्होंने बनाया है, उसे वे अब पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में लाखों बेगुनाह मर्द जो अपने परिवार के लिए दिन रात एक कर देते हैं, अपनी पत्नियों के सिर्फ एक झूठे इल्जाम पर जेल की अंधेरी कोठरियों में सड़कर मरेंगे। और उस भयानक खूनी मॉडल का चेहरा, उस कानूनी कसाई खाने की ब्रांड प्रतिनिधि खुद प्रिया बनने जा रही है। राजबीर ने विस्की के गिलास से एक लंबा संतुष्टि भरा घूंट लिया। विस्की की तेज जलन जैसे ही गले से नीचे उतरी, उसकी आंखें सत्ता के एक अजीब नशे में चमक उठी। उसने सोफे पर सिमटी बैठी प्रिया की तरफ घोर तिरस्कार से देखा, फिर शर्मिष्ठा की ओर मुड़कर अपना वह भयानक कड़वा सच वाला संवाद बोला, जिसे सुनकर किसी भी मर्द का खून जम जाएगा। जानती हो शर्मिष्ठा, उस दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? राजवीर ने एक राक्षसी ठहाका लगाया। पुरुषों के आंसू कोई नहीं सुनता। उस समाज में एक मर्द के दर्द की कोई बाजार मूल्य नहीं है। सुन, एक लड़का अगर बीच सड़क पर फुट फुट कर रोए, अगर उसके पैर पकड़कर कहे कि वह बेगुनाह है, उसकी बीवी ने उसे झूठे इल्जाम में फंसाया है, उसके बूढ़े माँ बाप सड़क पर भीख मांग रहे हैं, तो समाज उस पर हंसेगा। समाज कहेगा, तुम मर्द होकर बीवी को नहीं संभाल सकते, तुम कायर हो, तुम एक नाकामयाब मर्द हो। पुलिस उन्हें अपने बूटों से ठोकर मारेगी। कानून उनकी तरफ अंधों की तरह देखता रहेगा, क्योंकि मर्दों के दर्द का इस बाजार में कोई भावनात्मक खरीदार नहीं है। राजबीर धीमे कदमों से कमरे की फर्श की छत पर कांच की खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर बहुत नीचे शहर की रात की नियान रोशनियाँ उसे अपने पैरों तले की धूल जैसी लग रही थी, लेकिन लड़कियों के झूठे आंसू। राजबीर फिर मुड़ा। उसकी आंखों में एक पैशाचिक चमक थी। वह 21वीं सदी की सबसे महंगी वस्तु है। लड़कियों की 2 बूंद ग्लिसरीन के आंसू इस समाज के किसी भी मजबूत कानून को रबर की तरह मोड़ सकते हैं। एक औरत की जुबान से निकला एक झूठा किसी भी कामयाब मर्द को पूरी जिंदगी पसीने की कमाई से बने पैसे, उनकी इज्जत, उसके परिवार को एक सेकंड में मिट्टी में मिला सकता है। कोई सबूत नहीं ढूंढेगा। अब सिर्फ उस लड़की के आंसू देखेंगे और हम अपने इसी कानूनी अंधेपन और सामाजिक कमजोरी को अपना सबसे बड़ा व्यवसाय का तरीका बनाया है।
राजवीर सीधा चलकर प्रिया के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसका लंबा साया प्रिया के पूरे जिस्म पर एक काले दमघोंटू अंधेरे की तरह छा गया। प्रिया डर से और सिमट गई। कल सुबह हम दिल्ली जा रहे हैं प्रिया। राजवीर की आवाज़ अब कोई आम बात नहीं नहीं एक अंतिम हुक्म जैसी लगी। कल का दिन मेरे राजनीतिक पेशे का सबसे बड़ा दिन है। पारिवारिक सुरक्षा विधेयक 2026 मुझे संसद में किसी भी कीमत पर पास करवाना ही है और उस विधेयक को बिना किसी रुकावट के पास करवाने के लिए मुझे वह भावनात्मक नाटक चाहिए। राजवीर अचानक झुका। उसने प्रिया की टोंडी को अपनी सख्त उंगलियों से थोड़ा ऊपर उठाया। प्रिया की आंखों में अब किसी ग्लिसरीन का श्रृंगार की जरूरत नहीं थी। अपमान, दहशत और बेइंतहा खौफ से उसकी आंखें सचमुच लाल हो चुकी थीं और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। तुम्हारे आंसू कल जितने असली होंगे, राष्ट्रीय मीडिया के कैमरे के सामने तुम्हारे रोने की अभिनय जितनी उत्तम होगी, उन विदेशी दानदाओं को धन का उतना ही बड़ा होगा। राजवीर पैशाचिक हंसी हंसा। यह एक व्यवसाय है प्रिया, यह पूरी तरह से एक ठंडे दिमाग का सौदा है। यहाँ कोई भावना नहीं, कोई सच झूठ नहीं, कोई न्याय अन्याय नहीं। और कल की उस विशाल प्रेस वार्ता में तुम इस व्यवसाय की मुख्य उत्पाद हो। जैसे एक अच्छा उत्पाद कंपनी की बिक्री बढ़ाता है, कल तुम अपने उन झूठे आंसुओं को बेचकर मेरी आर्थिक सहायता बढ़ाओगी। और अगर तुम ऐसा करने में नाकाम रही। राजवीर ने अपनी बात पूरी नहीं की। उसे सिर्फ उसके गले के पास अपनी उंगलियों को एक बार फिर हल्के से दबाया। उस मामूली से स्पर्श ने ही प्रिया को कुछ मिनट पहले उस पर दमघोंटू मौत जैसे दर्द की याद दिला दी। प्रिया को लगा जैसे उसके गले से खून निकल जाएगा। शर्मिष्ठा तैयार करो, राजवीर ने प्रिया को छोड़कर मुड़ते हुए कहा। कल सुबह 8 बजे हमारी निजी विमान उड़ान भरेगी। पूरा मीडिया समूह हमें स्वागत करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूद रहना चाहिए। कल की सुर्खियों में तय करूंगा। प्रिया सोफे पर पत्थर की तरह मूरत बनी बैठी रही। उसका शरीर सुन्न पड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार बस कपिल का वह चेहरा घूम रहा था जब पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर बारिश में गर्दन से पकड़कर जीप में ठूस रही थी। उस दिन वह छज्जे में खड़ी हंसी हंस रही थी। उसे लगा था वह जीत गई है। उसने सोचा था कि कपिल को हराकर वह इस राजमहल की रानी बनेगी। लेकिन आज इस शानदार इतावली चमड़े के सोफे पर बैठे हुए और अपने गले में करोड़ों का हीरे का हार पहने हुए वह अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सच समझ पा रही थी। असली हार उस दिन कपिल की नहीं थी, असली हार तो उसकी अपनी हुई है। उसने पैसों के लालच में अपने हाथों से हजारों कपिल जैसे बेगुनाह मर्दों के लिए एक कानूनी कसाई खाना बनाने के सौदे पर दस्तखत कर दिए थे। और उस कसाई खाने में कपिल जैसे लोग सिर्फ बलि के बकरे हैं। लेकिन प्रिया भी आज़ाद नहीं है। वह उस कसाई खाने की दीवार पर टंगा हुआ रस्सी से बंधा एक बिका हुआ मांस का टुकड़ा है। और इस पूरे कसाई खाने का इकलौता मालिक है राजवीर बंसल। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कहानी का हर भाग आप तक पहुंच सके।